नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक ऐसा शो जो आपके तमाम आर्थिक सपने पूरे करता है, आपको सही रणनीति उसके लिए सुझाता है। आज भी एक पावर पैक शो आपके लिए हाजिर है लेकर शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। निवेश में एसेट एलोकेशन का क्या है मतलब, जानिए एसेट एलोकेशन के फायदे आज। नए लॉन्च हुए यूलिप क्यों तेजी से बिक रहे हैं, क्या है नए लॉन्च हुए यूलिप की खासियत, जानेंगे आज। एस्पिरेशनल लक्ष्यों को निवेश प्लानिंग में कैसे शामिल करें, इनकी निवेश प्लानिंग कैसे की जाए, निवेश से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या हो सटीक रणनीति, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स आज। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी, टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पे अपने सवाल आप भेज सकते हैं। कहां भेजेंगे सवाल? एक व्हाट्सएप नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। इस नंबर पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। तो चलिए, संतुलित पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं इसकी आपको समझाइश हम लगातार देते रहते हैं, लेकिन आज हम चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के साथ। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी। गुड इवनिंग संतोष, स्वागत है आपका। और पोर्टफोलियो में क्या बदलाव होने चाहिए, किस निवेश में शामिल हों, किस में से निकलें, इस पर चर्चा आमतौर पर होती रहती है। लेकिन रीबैलेंसिंग, ये जो एक शब्द है संतोष, हम कई बार पढ़ते हैं, आप और हम अपनी बोलचाल की भाषा में कई बार इसका इस्तेमाल भी करते हैं। रीबैलेंस करना क्या होता है निवेश पोर्टफोलियो को? हाय कविता। एसेट रीबैलेंसिंग को समझने के लिए कविता बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले एक निवेशक एसेट अलोकेशन को समझे। तो हम लोग बहुत बार शो पे बात कर चुके हैं। एसेट अलोकेशन का मतलब ये होता है कि आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं कि आपका कितना पैसा डोमेस्टिक इक्विटीज, इंटरनेशनल इक्विटीज, गोल्ड और डेट जैसे एसेट क्लासेस में हो, कि आपको एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस मिले। कभी भी मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा उतार चढ़ाव ना करे। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है और बहुत अनसर्टेनिटी है कि कैसे इक्विटी रिटर्न्स देगा। तो इस दौरान अगर आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल एसेट क्लासेस शामिल हैं, इक्विटी, डेट और गोल्ड जैसे, तो आपको तो खुद को पता चल रहा होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्टेबल है कंपेयर्ड की फुल इक्विटी पोर्टफोलियो कर दिया जाए। तो एसेट लॉकिंग फायदा ये पड़ता है कि आपको एक स्टेबल एक्सपीरियंस है। अब इसको फायदा कंटिन्यूसली आपको मिलता रहे, उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप एसेट रीबैलेंसिंग करें। अब एसेट रीबैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो डिसाइड किया था एसेट एलोकेशन की, आपका पैसा, अगर समझाइश के तौर पे हम लोग इसको सिंपल करें कि आपके पोर्टफोलियो में 50% इक्विटी और 50% गोल्ड हो और 50% डेट हो, सॉरी, तो 50-50% आपने डिसाइड किया था, लेकिन मार्केट मूवमेंट की वजह से वो काफी डिफरेंट हो गया है। वो डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि इक्विटी रिटर्न अलग देगा और डेट रिटर्न अलग देगा। तो अगर आपने कभी 2020 में इन्वेस्ट किया था और आपने मार्केट में 200 रुपए लगाए थे एग्जाम्पल के तौर पे, 100 रुपए इक्विटी में, 100 रुपए डेट में, तो अगर आपका इक्विटी में 50% रिटर्न आ गया उस साल, मतलब आपका इक्विटी वाला पार्ट 150 रुपए हो गया होगा, और डेट वाले पार्ट में अगर आपको 8% रिटर्न मिला तो उसका हो गया वो 108 रुपए। तो आपके 200 रुपए हो चुके हैं 258, सॉरी 258 रुपीज हो चुके हैं। अब इसको वापस 50-50 लेके जाना बोलते हैं एसेट रीबैलेंसिंग। जब आप ये 50-50 वापस लेके आएंगे, इसका मतलब ये होगा कि आपका पैसा 129 रुपए इक्विटी में होना चाहिए और 129 रुपए डेट में। तो आप अपने पोर्टफोलियो में से 21 रुपए डेट इक्विटी से निकाल के डेट में लगाएंगे, तो इसको बोलते हैं एसेट रीबैलेंसिंग। जब आप ये करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो कंटिन्यूसली स्टेबल एक्सपीरियंस देगा, ये एक गुंजाइश होती है। तो अगर आप ये दोनों चीजें फॉलो करते हैं, एसेट एलोकेशन, वे ऑफ इन्वेस्टिंग एंड पीरियोडिक रीबैलेंसिंग, तो आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न बेटर होगा कंपेयर टू कोई इन्वेस्टर जो कि सिर्फ इक्विटी या सिर्फ डेट में इन्वेस्ट कर रहा हो।
लेकिन संतोष मुझे ये बताएं कि ये रीबैलेंसिंग हमें कब कब करनी चाहिए, क्योंकि देखिए फिलहाल तो मौजूदा समय हम देख रहे हैं काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, जो आमतौर पर उतार चढ़ाव रहती है उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि माहौल भी इतना असमंजस वाला बना हुआ है। क्या इसी तरह के माहौल में आपको रीबैलेंस करने के बारे में सोचना चाहिए, या अनुशासित तरीके से जैसे अपने पोर्टफोलियो को आप ट्रैक करते हैं, क्या उसी अनुशासित तरीके से आपको रीबैलेंस पर भी फोकस करना चाहिए क्या? ऑफ कोर्स कविता, सो अगर जैसे मैंने बताया कि एसेट एलोकेशन का फायदा आपको तभी पड़ेगा जब आप एसेट रीबैलेंसिंग करेंगे, क्योंकि रिटर्न्स जो डिफरेंट एसेट क्लासेस के होते हैं वो हमेशा अलग अलग होते हैं। तो अगर आप रीबैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो की, मतलब आप एसेट एलोकेशन का तरीका फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो ये कब कब करना है ये एक इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है। मल्टीपल तरीके होते हैं करने के लिए। कुछ कुछ आप रूल बना सकते हैं कि मैं एज एन इन्वेस्टर हर 3 महीने में एसेट एलोकेशन को रिव्यू करूंगा, या 6 महीने में करूंगा, या 1 साल में करूंगा। या आप ऐसा रूल बना सकते हैं कि जब भी जो डेविएशन होगा, जैसे मैंने बताया कि इक्विटी और डेट आपका डिसीजन था 50-50% इन्वेस्ट करना, तो आपने अगर रूल बनाया डेविएशन का कि जब भी 5% या 10% या 15% से डेविएशन हो जाएगा तब मैं रीबैलेंस करूंगा। या फिर आप कंबाइन भी कर सकते हैं कि 6 महीने के बाद देखूंगा, और या 1 साल के बाद देखूंगा, लेकिन तभी रीबैलेंस करूंगा जब कम से कम 5% का डेविएशन हो। तो आप ये रूल्स बना सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो रूल आप बनाएं उसको आप संतुलित तरीके से फॉलो करें, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा रूल फॉलो करें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि जो आपका रूल होगा कि हर 3 महीने में रीबैलेंस करें, तो कभी कभी मार्केट इतने ज्यादा वोलेटाइल होते हैं कि आपको ज्यादा फायदा पड़ेगा वो करने से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक तरीका दूसरे तरीके से ज्यादा अच्छा है। जो आपको सूट करे आप उसके हिसाब से करिए। रीबैलेंस करते हैं तो रीबैलेंस में कई बार बहुत सारे निवेश ऐसे होते होंगे ना संतोष, जो पोर्टफोलियो में शामिल हो जाते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो एग्जिट कर जाते होंगे हम। अब जिन निवेश विकल्पों को शामिल किया जा रहा है उनका आकलन हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी उदाहरण को देखकर हमें समझाएं कि किसे शामिल करना चाहिए और किस तरह को कब निकलना चाहिए, और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम निकल रहे हैं रीबैलेंसिंग के चक्कर में, क्या उसको वापस लाया जा सकता है? ये गुंजाइश क्या होती है? तभी भी कहीं ना कहीं आप मौजूदा समय को देखते हुए रीबैलेंस का भी निर्णय लेते हैं और उसके मुताबिक आप रीबैलेंस भी करते हैं, लेकिन किस वक्त एंट्री करनी है और एग्जिट करना है, ये टाइमिंग कितनी जरूरी होती होगी? सो कविता, अगर जब आप एसेट एलोकेशन और एसेट रीबैलेंसिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो टाइमिंग जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी डिक्शनरी से बाहर हो जाना चाहिए। कि अगर आप टाइमिंग को देख के अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, मतलब आप कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं जो फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले टाइमिंग को आप दूर रखिए। दूसरी बात जो आपने बताया कि कौन सी इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए, कौन सी निकलनी चाहिए, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट जो आज निकल चुकी है या क्या वो कल वापस आ सकती है, तो इनका आंसर यस है। क्योंकि कभी कभी अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़ा ज्यादा अच्छे से पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ना कि सिर्फ सिंपल इक्विटी और डेट का। अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है सोच के कि 60% इक्विटी, 30% डेट और 10% गोल्ड फॉर एग्जाम्पल, तो आपने अगर रीबैलेंस किया होगा 2021 में, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपने इक्विटी से निकाल के पैसा डेट में डाला होगा और गोल्ड से निकाल के भी डेट में डाला होगा। क्योंकि 2020 में और 21 में गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया था। जब और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मार्केट में जो इंडिकेटर्स हैं या जो संभावनाएं बढ़ रही हैं कि गोल्ड शायद परफॉर्म नहीं करे, और आपको लगता है कि एक डेट में ही 7.5% रिटर्न मिल रहा है या 8% रिटर्न मिल रहा है डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो फिर क्यों हम डेट गोल्ड में पैसा लगाएं, हम डेट में पैसा लगा सकते हैं। तो ऐसे कॉल्स आप ले सकते हैं। इसको बोलते हैं डायनेमिक एसेट लोकेशन। जो मैंने पहले बताया कि 50 इक्विटी 50 डेट या 60 इक्विटी 40 डेट, उसको आप फॉलो कर रहे हैं तो आप हमेशा उस चीज को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जब डायनामिक कर रहे हैं, आप कोई एसेट से कंप्लीटली निकलना चाहते हैं या फिर वापस लेना चाहते हैं, उसको बोलते हैं डायनामिक एसेट लोकेशन। ये भी बहुत ज्यादा अच्छी एडवांस टेक्निक है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स अगर फॉलो कर सकते हैं तो फॉलो करना चाहिए। तो कभी कभी कोई एसेट क्लास हमेशा के बाहर भी निकल सकता है, वापस भी आ सकता है। और इसमें जब आप वापस लाने की बात कर रहे हैं
तो मतलब ये होगा कि उसमें कुछ आपको बाइंग सिग्नल दिख रहा है, कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता है बाय करना चाहिए, जैसे कि गोल्ड हो गया। अगर अगर आपको लगता है कि गोल्ड बढ़ेगा जब इंटरेस्ट रेट्स गिरना बंद हो जाएंगे या बढ़ना बंद हो जाएंगे, तो फिर आपको करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड के अंदर। तो ये चीज अगर आप जितने एडवांस इन्वेस्टर, उस पर डिपेंड करता है कविता। संतोष, एक तो रीबैलेंसिंग होती है पोर्टफोलियो को के लेवल पर, और एक रीबैलेंसिंग शायद मार्केट एक्सपोजर को लेकर भी होनी चाहिए जो आप विद इन इक्विटी करना चाहें अपने पोर्टफोलियो में। बिल्कुल बिल्कुल, जो जैसे मैंने बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से बोला कविता कि इक्विटी डेट और गोल्ड, या इक्विटी और इंटरनेशनल इक्विटी डेट एंड गोल्ड। जो डोमेस्टिक इक्विटी आपका पार्ट होगा उसमें आपके पास हमेशा चॉइसेस होंगी। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, कभी कभी स्मॉल कैप फंड्स भी होंगे या स्टॉक्स भी होंगे। तो लेकिन जब आपको लगेगा कि स्मॉल कैप जो रिटर्न आया था 2020 और 21 में वो बहुत ज्यादा था, कोई कोई फंड्स ने, स्मॉल कैप फंड्स ने पैसे को डबल कर दिया था 15 महीने के टेन्योर में। तो जब आप ऐसा देख रहे हैं तो आपकी अगर पोर्टफोलियो का अलोकेशन स्मॉल कैप में था 10%, और सिंपल बात है कि वो शायद 20% हो गया होगा क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा उछाल आई थी स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। तो अगर आप अच्छे से रीबैलेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सिर्फ इक्विटी को रीबैलेंस नहीं करेंगे, आप स्मॉल कैप को भी रीबैलेंस करेंगे। तो आपका जो पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन होगा वो डिसाइड करेगा कि स्मॉल कैप से कितना निकल के मिड कैप या लार्ज कैप में डालना है या डेट या गोल्ड में डालना है। तो ये होगा आपको अपने पोर्टफोलियो को, एक होगा एसेट क्लास लेवल रीबैलेंसिंग और दूसरा होगा कॉन्स्टिट्यूएंट लेवल रीबैलेंसिंग। कभी कभी स्टॉक्स पे भी अप्लाई करता है। अगर आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा और आपने डिसीजन लिया होगा कि कोई भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का 5% का वैल्यू नहीं क्रॉस करना चाहिए, और अगर कोई स्टॉक होगा, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपने इन्वेस्ट किया होगा फरवरी 2020 के आसपास, अगर तो आपने नोटिस किया होगा कि वो स्टॉक ऑलमोस्ट 3 गुना रिटर्न दे गया एक डेढ़ या 2 साल के टाइम पीरियड में। और आपको अगर लगेगा कि वो 5%, 15% हो चुका है पोर्टफोलियो का, तो आपकी ड्यूटी है टू रीबैलेंस दैट फ्रॉम 15 to 5%। तो ये चीज हर जगह पे अप्लाई करती है। जितना आप नजदीकी से इसको मैनेज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रिटर्न बन सकता है। बैलेंसिंग करते वक्त क्या हमारी रिस्क भी बदल सकती है, रिस्क एपेटाइट भी क्या बदल सकती है, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ये भी हो सकता है कविता। जैसे कि हम पहली बहुत बार शो में बात कर चुके हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका एक गोल होगा, आपका कोई टेन्योर होगा कि आपने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट किया है, या कोई आपने एक घर खरीदने के लिए आपने डाउन पेमेंट के लिए पैसा जोड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे आपका गोल आपके नजदीक आएगा तो आपको रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी पोर्टफोलियो की। लेकिन जब उस समय जो रीबैलेंसिंग होगी वो अलग होगी। उसमें यह होगा कि अगर 5 साल की इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन में आपने किया है 60% इक्विटी और 40% डेट, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को 3 साल हो चुके हैं, तो शायद आपको वो 60% इक्विटी को रिव्यू करके 30% लेके जाना है और डेट को जो 40% उसको 70 करना है, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो सेफ रखना है अपना। क्योंकि जब आप जैसा निकालेंगे तब मार्केट में करेक्शन का दौरा चल रहा है या उछाल का मौका चल रहा है, वो आपको पता नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं ग्लाइड पाथ। ये भी एसेट रीबैलेंसिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे जैसे आप अपने गोल के आसपास आते जाएंगे, आपको अपने पोर्टफोलियो में से रिस्क कम करना है। इसलिए आपको अपना जो अलोकेशन स्ट्रैटेजी है उसको भी रिव्यू करना पड़ेगा। और ऐसे में अगर रिस्क हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो रीबैलेंस करते वक्त आप थोड़े इनोवेशन कर सकते हैं क्या पोर्टफोलियो में? क्या उसकी सलाह दी जा सकती है, या अगर रिस्क बढ़ा भी है तब भी अपना जो इन टर्म्स ऑफ निवेश राशि है उसी को आप बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस रखें? सो कविता, एक्चुअली दोनों तरीके पॉसिबल हैं। आप उसको थोड़ा इनोवेटिव तरीके से कर सकते हैं अगर आपके पास वो टूल्स अवेलेबल हों। जैसे कि ईटी मनी ऐप में आपके पास एक मौका होता है एज ए इन्वेस्टर ईटी मनी जीनियस सर्विस लेने का, जिसमें हम लोग ये डायनेमिक एसेट लोकेशन फॉलो करते हैं। इस पोर्टफोलियो को वो हर महीने रिव्यू करते हैं और रीबैलेंसिंग अलर्ट्स भेजते हैं। तो इसमें अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपके पास 2-3 मौके हैं कि इसको कैसे और अच्छे से किया जाए। कि आप अपने टैक्स को ध्यान दें कि अगर आपको लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स में
1 साल से आप करते आ रहे हैं और 11 महीने कंप्लीट कर चुके हैं, 1 महीना बाकी है, तो शायद इक्विटी से निकल के आप 1 महीने में 15% टैक्स दे बैठेंगे। तो आपको उस टाइम पे रिव्यू करना है कि जो टैक्स लगेगा 15%, और अगर मैं 1 महीने से डिले करता हूं तो शायद 10% लगेगा। तो व्हाट आपको क्या लगता है कि आपका चांस कितना है कि आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट किस मोड पे है? वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको मार्केट्स में रिस्क पता करना पड़ेगा कि वैल्यूएशंस क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, या इन्फ्लेशन रिस्क है या नहीं है। तो अगर आप ये चीजें और अच्छे से बारीकी समझ सकते हैं तो आप एक ज्यादा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत रिटेल इन्वेस्टर को शायद इतनी डेटा या इतना इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं होता है। तो आप एक एडवाइजर की या ईडी मनी जीने जैसी सर्विस यूज कर सकते हैं। इसमें एक और आपको नियम याद रखना है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स में से रीबैलेंस कर रहे हैं, तो जब भी आप कोई चीज बेचेंगे तो आपके पास एग्जिट लोड आएगा, लगेगा। तो उसको कम करने का भी तरीका होता है। वो तरीका ये है कि आप इंडेक्स फंड्स खरीद लें, अगर आपने लिए हुए हैं इंडेक्स फंड्स तो। लेकिन आप इंडेक्स फंड नहीं खरीदना चाहते हैं, एक्टिवली फंड खरीदना चाहते हैं, तो आप ऐसा करिए कि जो आपकी नई एसआईपी होगी, इंस्टॉलमेंट होगी, वो आप ऐसे एसेट में डालिए जिसमें आपका अलोकेशन कम हो गया है और जिसमें ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उसको टच मत करिए। तो ये भी एक तरीका होता है रीबैलेंस करने का। ये सब चीजें एक्चुअली काफी एडवाइजर्स ऑफर करते हैं, ईडी मनी जीनियस में आप ऐप पे खुद भी कर सकते हैं। तो ये तरीके अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कविता कि आप कितने इन्वॉल्व इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप रिस्क को कंट्रोल करना चाहते हैं कि बेटर रिटर्न कमाना चाहते हैं। देखिए ये समझाए मुझे कि ईटी मनी पर किस तरह से रीबैलेंसिंग की तमाम सुविधाएं जो हैं वो ऑफर की जाती हैं। कविता, ईटी मनी पे एक सर्विस है ईटी मनी जीनियस। ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस है। इसमें आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रिस्क स्कोर को हम उसको मानते हैं, हम उसको बोलते हैं रिस्क स्कोर। उसके हिसाब से आपको पोर्टफोलियो रिकमेंड किया जाता है और इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जाता है विद ग्लाइड पाथ। इसका मतलब ये है कि अगर आप 8 साल का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या 7 साल का कर रहे हैं, तो आपको शायद हम कोई हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो रिकमेंड करें। लेकिन जैसे आप 5 साल या 4 साल पे पहुंच जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेटजी चेंज होकर ग्रोथ में बन जाएगी, जो कि थोड़ा कम रिस्की पोर्टफोलियो है। जैसे आप 2 साल बचेंगे आपके पोर्टफोलियो को बेचने में, आपका टाइम आने वाला है, तो वो शायद स्ट्रेटजी चेंज होकर शील्ड में बन जाएगी, जो कि बहुत ही कम रिस्की स्ट्रेटजी है। तो एक ये होता है ग्लाइड पाथ। सेकंड होता है कि रीबैलेंसिंग अलर्ट। सो आपको हम व्हाट्सएप पे अलर्ट्स भेजते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का आज रीबैलेंसिंग ड्यू डेट है। आप चाहें तो एसआईपी करके भी रीबैलेंस कर सकते हैं या सिर्फ आके पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर सकते हैं अपना। तो ये चीज बहुत ही आसानी से ऐप पे अवेलेबल है, सिंपल सुविधा है, जिसमें हम लोग काफी आसानी से इन्वेस्टर्स को ये फीचर प्रोवाइड करते हैं एट द मंथली कॉस्ट ऑफ कोर्स, जो आप कभी भी ऐप पे आके चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए, इससे जुड़ी तमाम बारीकियां आपने हमको समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष।